नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नियति पीसेस क्लासेस में। झारखंड की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम झारखंड के धरातली स्वरूप के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप मैप देखिए और मैप में जो जो डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे लोकेटेड है ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करेंगे दूसरे मैप से जिसमें हमारे झारखंड के जो लोकेशंस हैं, धरातली स्वरूप है, वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं उसको। ये हमारा भौतिक विभाजन है झारखंड का, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देखने वाले हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लोकेटेड है। सबसे पहले आप इसको अपने दिमाग में क्या कहते हैं सेट कर लीजिए ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो हम इसको सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो आप सबसे पहले देखिए कि झारखंड के जो स्वरूप को यानी कि जो धरातली स्वरूप है इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन सा क्षेत्र है, पहले तो अगर हम बात करते हैं पाट क्षेत्र की, ठीक है। पाट क्षेत्र, तो पाट क्षेत्र कहाँ लोकेटेड है, तो ये है पाट क्षेत्र। इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी विस्तृत रूप से। फिर जो दूसरा है ये है रांची का पठार, ठीक है, रांची का प्लेट्यू, तो इसी के जस्ट साइड में है रांची का पठार। फिर हम बात करते हैं हजारीबाग के पठार की। तो हजारीबाग के पठार को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है आपका निचला हजारीबाग पठार है और उसके बाद में है ऊपरी हजारीबाग पठार। फिर जो इसका 4th डिवीज़न है वो है निचली नदी घाटी या फिर मैदानी क्षेत्र। तो निचली नदी घाटी या फिर मैदानी क्षेत्र ये कहाँ पे लोकेटेड है, इसको हम मैप में देखेंगे और इसके बाद में हम इन पे विस्तृत चर्चा भी करेंगे। तो ये जो निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र हैं, ये जो स्थान है वो ये वाला हिस्सा है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करते हैं पाट क्षेत्र के बारे में। तो पाट क्षेत्र को पश्चिमी पठार भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो झारखंड के पश्चिमी पठार के रूप में भी हम इसको जानते हैं पाट क्षेत्र को। और ये झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। यदि पूछेंगे कि सबसे ऊंचा भूभाग झारखंड का कहाँ पे है, तो पाट क्षेत्र या पश्चिमी पठार है। लोकेशन में आप देख लीजिए फिर से एक बार, तो ये है पाट क्षेत्र और ये सबसे ऊंचा जो है भूभाग है। अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पे हम पारसनाथ पहाड़ी को छोड़ देंगे क्योंकि पारसनाथ पहाड़ी का जो हाइट है वो अलग है, ठीक है, वो ऊंचा है काफ़ी, तो उसको इसमें नहीं ऐड करेंगे। फिर इसके बाद यदि हम देखें कि पाट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है समतल, ठीक है। तो समतल होता है इसका शाब्दिक अर्थ। इसके बाद में देखें कि ये भूभाग जो होते हैं यानी छोटे छोटे पठार हैं, ठीक है, जिनकी जो सतह होती है वो समतल है, इसीलिए इसको स्थानीय भाषा में ही पाट कहा जाता है ना। स्थानीय भाषा में इसको पाट कहते हैं वहाँ पे। और इसके बाद में देखिए यदि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ पे है, ठीक है। तो इसका जो विस्तार है दोस्तों, इसको हम पहले इरेज कर देते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे विस्तृत है। तो इसका विस्तार रांची जिले के उत्तर पश्चिमी भाग से लेकर के पलामू के दक्षिणी छोर तक है। अब कहाँ है रांची, तो ये जो रांची आपको दिख रहा है, तो इसका जो पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, तो इसके जो है उत्तर और पश्चिमी भाग से लेकर के पलामू क्षेत्र तक फैला हुआ है। यहाँ से लेकर के पलामू क्षेत्र तक ये जो है फैला हुआ है ये वाले हिस्से में। इसके बाद में यदि हम देखें कि ये जो भूभाग है ये कैसा है, तो ये कुछ कुछ त्रिभुजा आकार का है, ठीक है, त्रिभुजा आकार का है। ये वाला हिस्सा आप ऑलरेडी देख रहे हैं, त्रिभुजा आकार का बना हुआ है। इसके अंदर में शीर्ष जो है वो दक्षिण में है, आधार क्या है जो में है और शीर्ष कहाँ पे है, दक्षिण में है। फिर देखें कि इस क्षेत्र का ऊपरी भाग किसको ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, तो ऊपरी जो इसका ऊपरी भाग है इसको टांड कहा जाता है, ठीक है, टांड कहा जाता है। एवं निचला भाग जो होता है उसको दोन कहते हैं, ठीक है। तो ये ऊपरी भाग टांड कहलाएगा और निचला भाग क्या कहलाएगा, दोन कहलाएगा। दोस्तों हूबहू प्रश्न आए हुए हैं तो इनको याद रख लेंगे। इस पे जो है क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है, तो वो कितनी है, तो वो है आपकी 900 मीटर, ठीक है। ये प्रश्न भी आ सकता है, 900 मीटर है इसकी ऊंचाई। अब इस क्षेत्र में स्थित जो ऊंचे पार्ट हैं उसमें सबसे ऊंचा कौन सा है, तो वो पार्ट है नेतरहाट, ठीक है। तो उस पार्ट का नाम है नेतरहाट जो सबसे ऊंचा है, ठीक है ना, नेतरहाट। यहाँ पे देखें ऐसे करके नेतरहाट, ठीक है, ये सबसे ऊंचा है। तो इसकी हाइट है कितनी नेतरहाट पार्ट की, तो ये है 1180 मीटर, 1180 मीटर ये इसका हाइट है। तो इसको आप याद रखेंगे। और इसके अदर जो क्या कहते हैं कि पार्ट है, जैसे गणेशपुर पार्ट है, जमीरा है, ये जो है मेन है, ठीक है ना। इसके बाद में हम अगर बात करें कि इस क्षेत्र में स्थित पहाड़ियों में सानू एवं सारऊ, ठीक है, सानू एवं सारऊ, ठीक है, तो ये जो है मुख्य पहाड़ियाँ हैं,
सारऊ, ये जो है मेन यहाँ पे हिल्स हैं, ठीक है ना। और इस क्षेत्र में अनेक नदियों का उद्गम भी है। कौन कौन सी नदियाँ हैं इस क्षेत्र में हम देख लेते हैं। जैसे उत्तरी कोयल, शंख, फूलझर, ये कुछ नदियाँ हैं जिनके बारे में हम नदियों के चैप्टर में बात करेंगे, क्योंकि हमारा अगला चैप्टर जो है अपवाह प्रणाली ही है, ठीक है ना। तो ये कुछ नदियाँ हैं जो उत्तरी कोयल है, शंख है, फूलझर है। इसके बाद में यदि देखें, इस क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ चारों तरफ के जो ऊंचे पठारों से निकलती हैं और शंख नदी में मिल जाती हैं, है ना। इसके बाद में देखें कि उत्तरी कोयल, शंख आदि नदियों में काट छांट अधिक हुआ है, ठीक है। 12वें का जो मैदान है वो इसी पाट क्षेत्र में स्थित है, जिसका आकार कैसा है, तस्तरी नुमा है। कैसा है, तस्तरी नुमा है। अब हमने तो बात कर ली इसकी, ठीक है, पाट क्षेत्र यानी कि पश्चिमी पठार की बात कर ली है। मेनली इसको पाट क्षेत्र के नाम से ही जानते हैं। पाट क्षेत्र, पाट का मतलब स्थानीय भाषा में पाट है और वैसे इसका मतलब होता है समतल जमीन। तो ये चीज़ें आप कुछ कुछ याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा रांची का पठार, ठीक है। रांची का पठार आप यहाँ पे देख रहे हैं, रांची का पठार ये है। और इसके बारे में क्या है कि ये झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है ना। झारखंड का सबसे बड़ा है ये। पाट क्षेत्र क्या था, ऊंचा था, लेकिन झारखंड का पठार जो है सबसे बड़ा पठारी भाग है। और पाट क्षेत्र को छोड़कर रांची के आसपास के निचले इलाकों को इसमें शामिल किया जाता है ना। इस क्षेत्र की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितनी है, 600 मीटर, ठीक है। अगर पाट क्षेत्र की ऊंचाई की बात करें तो वो कितनी थी, 900 मीटर थी ना। अब इसकी जो ऊंचाई है वो 600 मीटर है। अब देखें कि रांची पठार लगभग चौरस है, ठीक है, जिससे कई सारी नदियां निकलती हैं जो पठार के किनारे पर खड़ी ढाल के कारण, ठीक है। पठार का किनारा है और वहां से ढाल क्या है, खड़ी है। तो उस ढाल की वजह से जब ये नीचे गिरते हैं तो झरने या फिर जलप्रपात का निर्माण करते हैं। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट झरने भी हैं, जिसमें बूढ़ा घाघ है, लोघा घाघ है ना, 137 मीटर हाई। हुंडरू है 74 मीटर हाई। मदनी घाघ है 60 मीटर हाई। घाघरी घाघ है, ये कितना है, तो इस प्रकार से दशम घाघ है, जोन्हा घाघ है, गौतम धारा है। तो ये सारी चीज़ें हम जब भी जलप्रपात पढ़ेंगे इनको जरूर पूरा करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला बात करते हैं हम, इसका जो तीसरा पार्ट है वो है हजारीबाग पठार। तो हजारीबाग पठार को हमने पहले ही बात करी थी, ये 2 भागों में बांटा है। तो पहले आप इसको देख लें, हजारीबाग पठार को देख लें, इसको 2 भागों में बांटा हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं कि ऊपरी हजारीबाग है ना, ऊपरी हजारीबाग, यहाँ पे आप देखें ये है ऊपरी हजारीबाग पठार। तो हजारीबाग पठार को, ऊपरी वाले को बाह्य पठार भी कहते हैं, ठीक है, बाह्य पठार भी कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और हजारीबाग जो पठार है इसके उत्तरी भाग को निचला हजारीबाग पठार भी कहते हैं। तो ये निचला है उत्तरी वाला, क्योंकि ये ऊंचाई पे है इसलिए ये ऊपरी हो गया। और जिसके ऊपर है, उत्तर में है, वो नीचे होगा, तो उसको निचला कह दिया। ये झारखंड का निम्नतम ऊंचाई वाला पठारी भाग है, ठीक है। निम्नतम कौन सा, निचला वाला। अब हम ऊपरी वाले की बात कर लेते हैं। तो जो ऊपरी वाला है लगभग समानांतर है, रांची के बराबर है। ये जो रांची का पठार आप देख रहे हैं ये वाला, तो ये जो ऊपरी वाला है लगभग उसी के ऊंचाई में समानांतर है। किंतु छोटे क्षेत्र में हजारीबाग जिले में फैले पठार को ऊपरी हजारीबाग कहते हैं। छोटे क्षेत्र में फैला हुआ, ये दोनों पठार कभी मिले हुए थे, ठीक है, कभी मिले हुए थे। लेकिन अब क्या है ना कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये जो है दोनों कभी मिले हुए होंगे, लेकिन दामोदर नदी के कटाव के कारण क्या हुआ, ये अलग अलग हो गए दोनों, है ना, अलग अलग हो गए। यहाँ पे आप दामोदर बेसिन देख लीजिए, ठीक है। तो ये अलग अलग हो गए। अब ऊपरी हजारीबाग पठार की समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है ये इसकी, तो ये है 600 मीटर, ठीक है ना, 600 मीटर, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं निचला हजारीबाग पठार या फिर बाह्य पठार, ठीक है ना, बाह्य पठार। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, हमने जो है ऊपरी पठार को, ये जो ऊपरी हजारीबाग पठार है ये नॉर्मल है, लेकिन जो निचला हजारीबाग पठार है इसको कहते हैं बाह्य पठार, ना कि ऊपरी हजारीबाग पठार को कहते हैं। इसको आप ध्यान, झारखंड का निम्नतम ऊंचाई वाला पठार है, पठारी क्षेत्र है, ठीक है। तो ये निम्नतम ऊंचाई है इसकी, काफ़ी नीचे है, निम्नतम है, ठीक है, ऊपर वाला। और छोटा नागपुर पठार का बाहरी हिस्सा होने की वजह से इसको बाह्य पठार के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा कि बाह्य पठार के नाम से किसको जानते हैं, तो निचला हजारीबाग पठार को जानते हैं। इस क्षेत्र की समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो है 450 मीटर, ठीक है, इसको ध्यान रखें। इसी क्षेत्र में क्या है, गिरिडीह के पठार पर, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा गिरिडीह कहाँ था मैप में, है ना, ये कुछ लोकेशन था। तो इसी के
पठार पर बराकर नदी की घाटी के निकट, है ना। बराकर नदी की घाटी कहाँ से निकलती है तो वो अभी हम देखेंगे आगे। तो यहाँ के जो क्षेत्र है वहीं पे बराकर नदी की जो घाटी है वहीं पे एक पहाड़ी है, उसका नाम है पारसनाथ की पहाड़ी, है ना। ट्रैवल और टूरिज्म में पढ़ेंगे तो पारसनाथ की पहाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे कवर करेंगे। तो पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो यहाँ पे स्थित है ना। अब देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है पारसनाथ पहाड़ी की, 1365 मीटर, 1365 मीटर, ठीक है। इसके सबसे उच्च चोटी को हम सम्मेद शिखर कहते हैं, ठीक है। इसे अत्यंत कठोर पाइरोक्सीन ग्रेनाइट से निर्मित माना जाता है। तो इसका जो सम्मेद शिखर है वो सबसे ऊंचा है, ये हम बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी जान लीजिए। अब हम बात करते हैं तीसरी फोर्थ चीज़ की, वो है क्या, निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे हम देखते हैं कि झारखंड का यह भाग असमान नदी घाटियों, ठीक है, असमान नदी घाटियों एवं मैदानी क्षेत्रों से मिलकर बना है। कौन से भाग की बात हो रही है, निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र की। अभी हम मैप में देखने वाले हैं कि है कहाँ पे। तो झारखंड का यह भाग जो है असमान नदी घाटियों एवं मैदानी क्षेत्रों से मिलकर बना है। इस भाग की समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो 150 से 300 मीटर है, 300 मीटर है। अब इस क्षेत्र में राजमहल की पहाड़ी स्थित है। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि कहाँ पे लोकेटेड है, ये वाला यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है ना। राजमहल पहाड़ी इसी क्षेत्र में है, जो कि कैमूर, कैमूर कहाँ पे था, बिहार में था, ठीक है, के समानांतर, है ना। ऐसे देखिए कि कैमूर की पहाड़ी के क्षेत्र तक ये विस्तृत है, यहाँ से लेकर के। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि राजमहल की जो पहाड़ी है इसका विस्तार कहाँ तक है, तो राजमहल की पहाड़ी, अब आप देखिए यहाँ पे कौन कौन से जिले थे, तो दुमका था, देवघर था, गोड्डा था, पाकुड़ था, ये सारे पश्चिमी भाग, एवं साहेबगंज का मध्यवर्ती व दक्षिणतम भाग, यानी कि साहेबगंज का नीचे वाला हिस्सा। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो राजमहल पहाड़ी है वो कितने वर्ग क्षेत्र पे या वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे फैली है, तो दोस्तों वो फैली है 2000, ठीक है, 2000 वर्ग किलोमीटर पे, 2000 वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। और इस क्षेत्र में कहीं कहीं छोटी पहाड़ियाँ भी मिलती हैं, छोटी पहाड़ियाँ भी यहाँ पे मिलती हैं, बिल्कुल मिलेंगी। और इसके बाद यदि हम देखें कि नुकीली पहाड़ियों को कहते हैं, क्या कहते हैं, टोंगरी, नुकीली पहाड़ियों को कहते हैं टोंगरी, और जो गुम्मद नुमा पहाड़ियाँ होती हैं उनको कहते हैं डोंगरी, ठीक है, इनको याद रखेंगे नाम। और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें कि इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी नदियों की घाटियाँ हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी नदियों की घाटियाँ हैं। तो इसमें कौन कौन सी हैं, जैसे दामोदर बेसिन है, स्वर्णरेखा बेसिन है, उत्तरी कोयल है, दक्षिणी कोयल है, बराकर नदी है ना, बराकर नदी है, शंख नदी है, अजय नदी है। इस प्रकार से हम जब नदियों को कवर करेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि अजय नदी है और ये सारी नदियाँ यहाँ पे हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ब्रह्माड़ी नदी है, गुमानी है, बांस लोई है, बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं यहाँ पे। तो इस क्षेत्र में स्थित कुछ नदियाँ ऊंचे पठारों से निकलती हैं तथा अपना मार्ग तय करते हुए कहाँ जाती हैं, ये गंगा में मिल जाती हैं। कुछ नदियाँ जो है गंगा में मिल जाती हैं और यहाँ पे क्षेत्र जो है ये गंगा में मिल जाती हैं, और कुछ नदियाँ खुद ही जो है सागर में समा जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा हो गया, ये हो गया कंप्लीट। और इस क्षेत्र में जो स्थित मैदानी क्षेत्रों में, हाँ एक चीज़ हमने और देखनी है कि मैदानी क्षेत्रों में जो है चाईबासा का मैदान जो है वो सर्वप्रमुख है। चाईबासा का मैदान, यहाँ देखिए चाईबासा जो है किसका मुख्यालय था, तो ये था कोल्हान प्रमंडल का, याद रखेंगे, ठीक है। तो चाईबासा का जो मैदान है वो पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। तो हमने पहले भी बात करी थी, ये पूरा एरिया था, इसको दो भागों में बांट दिया, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, और ये वाला सरायकेला नाहर। तो ये वाला जो है आप चाईबासा देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, चाईबासा का मैदान पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी और मध्यवर्ती भाग में स्थित है, और यह उत्तर में दालमा की श्रेणी, दालमा की श्रेणी, पूर्वी में डालभूम की श्रेणी, दक्षिण में कोल्हान की पहाड़ी, नीचे देखेंगे आप यहाँ पे लिखा हुआ है कोल्हान की पहाड़ी, और पश्चिम में क्या है, सारंडा, एवं पश्चिम उत्तर में पोरहाट की पहाड़ी से घिरा हुआ है। क्या घिरा हुआ है, चाईबासा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए सब कुछ लिखा हुआ है, पोरहाट, कोल्हान पहाड़ी, है ना, दालमा श्रेणी, ये सब देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो चाईबासा है आपका, ये कहाँ पे है, ये बिल्कुल बीचों बीच में है, ये वाला हिस्सा, है ना। तो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। और अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं अफवाह प्रणाली के बारे में,
जिसमें हम हर एक चीज़ को मैप के थ्रू देखेंगे, कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पे जाती हैं, विलीन होती हैं, हम हर चीज़ देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए सेकेंड पेपर में काम आएगा। ठीक है, और झारखंड के लिए जो है एक अप्रोच डेवलप करने में सहायता करेगा। यदि आप वहाँ पे जाके ऑफिसर बनना चाहते हो तो झारखंड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें और दोस्तों को इसके अलावा जो है पसंद आने पे लाइक भी करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।